in today's session of Business Regulatory Framework. Unit 2 is what we are discussing, Indian Contract Act 1872, General Contracts. From chapter 9, let's have one question. The name of the chapter is Remedies for Breach of Contract. कितनी बार ऐसा होता है कि जो परफॉर्मेंस देना होता है उस परफॉर्मेंस में ब्रीच हो जाता है, और जब ब्रीच हो जाए यानी दो में से एक पक्षकार मना कर देता है, रिफ्यूज टू परफॉर्म, मना कर देता है, इनकार कर देता है कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या तो वो इनकार कर देता है या तो फेलियर हो सकता है परफॉर्म करने में। वो चाहता है परफॉर्म करना लेकिन नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीजन, मे बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सिचुएशनल है। तो वहाँ उपाय क्या है अगर कोई ब्रीच करता है तो? चलिए, तो उपाय के बारे में वैसे हम आगे चर्चा कर चुके हैं। रूल्स ऑफ डैमेजेस की चर्चा कर चुके हैं। डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कॉम्पेंसेशन के तौर पे, ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकते हैं, स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लॉस क्लेम करेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। आज एक आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। ये दो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, generally the court awards the damages on the basis of the actual loss or damages suffered by the injured party due to breach of contract। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ब्रीच होता है, अगर कोई प्रॉमिसर और प्रॉमिसी में से कोई भी एक पक्षकार अगर ब्रीच करता है, आइदर ऑफ द पार्टी इफ मेक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करार में जो परफॉर्म करना था वो परफॉर्म नहीं करता है, गद्दारी करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो इससे क्या होगा? दूसरे पक्षकार को नुकसान होगा। इफ प्रॉमिसर मेक्स ब्रीच, प्रॉमिसी विल हैव टू बेयर द लॉस। उसको डैमेज होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको लॉस होगा। तो इस लॉस, इस डैमेज की रिकवरी कैसे हो सकती है? बाय फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट वी कैन रिकवर द डैमेज एज कॉम्पेंसेशन। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट होता है डैमेजेस, या कह सकते हैं लॉस, और लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाके, और कोर्ट हमें जो देगा उसे कहते हैं कॉम्पेंसेशन। तो ये ट्राइंगल पहले समझ लीजिएगा जो मैंने अभी समझाया, तो आगे समझ में आएगा आपको। सो सेक्शन 74, जनरली द कोर्ट अवार्ड्स डैमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल लॉस। अगर आपको एक्चुअली लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है एग्राइड पार्टी को, इंजर्ड पार्टी को, तो ही कोर्ट डैमेज अवार्ड करेगा, दिलवाएगा। और उसके पीछे का रीजन क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट द सिचुएशन इज दैट such that the parties at the time of entering into a contract agreed that the party committing a breach of contract shall pay a particular fixed sum of money to the aggrieved party, then such amount interpreted either as liquidated damages or as a penalty। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टीज ने अगर एग्री किया हो, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्री किया हो कि दो में से अगर कोई भी ब्रीच करेगा तो ये रकम, मान लीजिए 5,000 रकम एक बंदा दूसरे बंदे को देगा ब्रीच करता है, तो ऐसा अगर तय किया गया है तो अब ये 5,000 की जो रकम है, या तो उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस माना जाएगा या उसे पेनल्टी मानी जाएगी। अब इन दोनों में से ये क्या है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। चलिए, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ फिक्स रकम रखी जाती है, और ये फिक्स रकम तब पे करनी होगी जब दो में से एक पक्षकार गद्दारी करे, ब्रीच करे। ये रकम को या तो हम लिक्विडेटेड डैमेजेस मानेंगे या तो हम उसे पेनल्टी मानेंगे। चलिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में जाते हैं। व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? समटाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द असेसमेंट and payment of damages at the time of formation of contract, the parties to a contract mutually agree to stipulate or specify sum which will become payable by the party guilty of breach if the specified sum represents a fair and genuine pre-estimate of the damages likely to result due to breach, then it is called as liquidated damages। लिक्विडेटेड डैमेजेस सर ये प्री एस्टिमेशन फेयर वैल्यू है, वो कह सकते हैं। इट्स अ फेयर वैल्यू, यानी एक जेन्युइन रकम कह सकते हैं, जेन्युइन प्री एस्टिमेटेड कॉम्पेंसेशन है। समझ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पक्षकार डिसाइड करते हैं कि अगर दो में से किसी ने भी ब्रीच किया तो
किसी भी एक पक्षकार को इतना नुकसान होना ही होना है, इतना खर्चा तो हो ही जाएगा उसका, इतना लॉस तो हो ही जाएगा उसका। तो एक प्री एस्टिमेटेड जेन्युइन कॉम्पेंसेशन है एक तरीके से, जो अगर ब्रीच होता है तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पे करेगा, दे आर लायबल टू पे, so it will become payable by the party if there is a breach of contract। तो इसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, सिंपल। पेनल्टी क्या है? व्हाट इज पेनल्टी? On the other hand, if the amount so fixed at the time of formation of the contract is unfairly high or extravagant and fixed by way of punishment or terror or threat, then it is known as penalty। पेनल्टी तो हम अच्छे से जानते हैं पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी का खौफ हमारे में है। अभी जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखा लिक्विडेटेड डैमेजेस, उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही हुआ कि एक फेयर वैल्यू है, एक फेयर अमाउंट है। यहाँ कोई पनिशमेंट वाली बात नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन पेनल्टी में पनिशमेंट है। एक तरीके से खौफ क्रिएट किया जाता है, टेरर क्रिएट किया जाता है कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको इतना तगड़ा पेनल्टी लगेगा कि आप भूल जाओगे कि ब्रीच करो। एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, रकम बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है। लिक्विडेटेड डैमेजेस की रकम छोटी होती है जबकि पेनल्टी की रकम बड़ी होती है, हाईली अनफेयर, ठीक है, और एक्स्ट्रावेगेंट ज्यादा होती है। और यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे ये रकम फिक्स की जाती है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, भाई अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी आपको। जैसे हम हेलमेट नहीं पहनते तो कैसी पेनल्टी लगाते हैं पुलिस वाले, वैसे लाइसेंस नहीं होता तो कैसी पेनल्टी लगती, वैसे। अंडर इंग्लिश लॉ लिक्विडेटेड डैमेजेस आर एनफोर्सेबल बट पेनल्टी कैन नॉट बी क्लेम्ड। Under English law, liquidated damages are enforceable, but penalty cannot be claimed. In India, however, there is no such distinction recognized between penalty and liquidated damages. The courts in India allow only reasonable compensation. इंग्लिश लॉ में यूं कह रहा है कि पेनल्टी क्लेम नहीं की जा सकती है, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं इजीली। लिक्विडेटेड डैमेजेस को या पेनल्टी समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पेनल्टी का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हैं। और इंडिया के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी भारत के अंदर पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसा कुछ है नहीं, एक ही चीज मिलती है, ब्याज भी कॉम्पेंसेशन, रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिलेगा। हमारी इंडियन कोर्ट्स यही अलाउ करती है, इंडियन कोर्ट्स पेनल्टी में बिलीव नहीं करती। चलिए डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। लेट अस हैव द डिफरेंसेस नाउ। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर मीनिंग समझ लेते हैं, समझ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर अ सम एग्रीड ऑन बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एज असेसमेंट ऑफ द डैमेज और लॉस which will result from a breach of contract। एक एस्टिमेटेड प्री एस्टिमेटेड रकम है जो पहले से डिसाइड की जाती है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, और ये रकम एग्जैक्टली जितना नुकसान हो रहा है उतनी होगी, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होगी उसके अंदर, रीजनेबल अमाउंट होगी एक तरीके से यूँ कह सकते हैं। जबकि पेनल्टी क्या है सर? पेनल्टी इज अ सम विच हैज नो रिलेशन टू द प्रोबेबल लॉस। फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला है उसका कोई यहाँ वैल्यूएशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, इससे इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। which may arise and which has been stipulated by the parties for the purpose of penalizing the party or for none। यहाँ एक तरीके से पनिशमेंट के बेसिस पे ये रकम फिक्स की जाती है, इसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है फ्यूचर लॉस जो होने वाला है, प्रोबेबल लॉस यानी फ्यूचर लॉस। जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस का रिलेशन फ्यूचर लॉस से है कि अगर ब्रीच हुआ तो फ्यूचर लॉस कितना होगा, ये पूरा कैलकुलेशन लिक्विडेटेड डैमेजेस में किया जाता है। जबकि पेनल्टी में ये कैलकुलेशन है ही नहीं, पेनल्टी बस सबक सिखाने की बात हो रही है, पेनलाइज करो इसको इसको इससे पेनल्टी लो ताकि ये अगली बार कभी ब्रीच ना करे, बस एग्जाम्पलरी स्टेप है यूं समझ लीजिए। शिक्षा का पाठ पढ़ाना है इसको, इससे इसलिए इससे पेनल्टी लीजिए, मास्क क्यों नहीं पहना, लाओ 500 रुपये, तो इस तरीके से होता है, पेनलाइज करने की बात है। एसेंस, it is a pre-estimation of the fair and genuine loss likely to be caused by the breach। एक पहले से कैलकुलेट की हुई रकम है, एक पहले से कैलकुलेट की हुई नुकसान की रकम है, जो अगर ब्रीच हुआ तो इतना नुकसान होना ही होना है, और ये नुकसान की भरपाई एक बंदा दूसरे बंदे को करके देगा, जिसने ब्रीच किया ही इज लायबल टू पे द लॉस टू द अदर पर्सन। पेनल्टी इज कंसिडर एज एन आर्बिट्ररी फिगर, यानी ये हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट की गई, इसका कोई मेथड नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया भाई आपने ब्रीच किया तो आपको 50,000 का जुर्माना लगेगा, बात खत्म, पेनल्टी लगेगी।
अब ये 50,000 हमने ऐसे रैंडमली ही कैलकुलेट ऐसे ही रख दिए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मेथड नहीं, तो हमारे हिसाब से हमारे तरीके से हमने एक एक रकम वहां पे रख दी है बस रैंडमली। ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द पॉसिबल लॉस। लिक्विडेटेड डैमेजेस में ये पता चलता है कि एक बंदा अगर ब्रीच करता है तो सामने वाले को कितना नुकसान होगा, तो इसकी जानकारी एक दूसरे को होती है। इसलिए यहाँ पे बंदा बचता है, ब्रीच नहीं करता है, कोशिश करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो, ब्रीच ना हो, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे और परफॉर्मेंस समय सर कंप्लीट हो, कॉन्ट्रैक्ट समय सर कंप्लीट हो। पेनल्टी क्या है? इट्स ऑब्जेक्ट यूज टू क्रिएट टेरर दैट इज सेट टू द माइंड इन द माइंड ऑफ द अदर पार्टी। यहाँ पे एक तरीके से टेरर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, एक तरीके से डराने की कोशिश की जाती है। पेनल्टी से डर लगता है हमेशा, कोई भी प्रकार की पेनल्टी हो। तो अगर जैसे फीस की बात है, तो फीस भी अगर हम टाइम पे कर देते हैं तो पेनल्टी नहीं लगती, नहीं तो वहाँ पे भी पेनल्टी लग जाती है, जिसको फाइन भी कहते हैं। तो एक तरीके से टेरर क्रिएट हो जाता है माइंड में कि अगर मैंने राइट टाइम पे काम नहीं किया, मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो मुझे पेनल्टी लग जाएगी, माइंड में चलता रहता है। उसके बाद कनेक्शन क्या है? देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द स्टेटेड सम एंड लॉस दैट इज लाइकली टू बी ऑफर्ड। यहाँ कनेक्टेड रकम होती है, जो भी लॉस कैलकुलेट किया गया है, जो भी रकम अंदर डिसाइड की गई होती है कि भाई एक बंदा ब्रीच करेगा दूसरे बंदे के साथ, तो मान लीजिए उसको 20,000 रुपए का नुकसान होगा, ये एस्टिमेटेड रकम निकाली हुई है, प्री एस्टिमेटेड लॉस निकाला हुआ है ये रकम। और अगर ब्रीच होता है और उस वक्त जो रियल लॉस हुआ है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो इसका कनेक्शन उसके साथ है, ये उससे जुड़ी हुई रकम। प्री एस्टिमेटेड रकम जो पहले कैलकुलेट करके रखी हुई कि ब्रीच किया तो एक पक्षकार को 20,000 का नुकसान होगा, सच में ब्रीच हुआ, नुकसान कैलकुलेट किया गया, हो सकता है 22,000 का नुकसान हुआ हो, तो नियर रकम है, कनेक्टेड रकम है, ये इसके बेसिस पे कैलकुलेट की गई थी। जबकि पेनल्टी का कोई कनेक्शन नहीं है सर, देयर इज नो सच कनेक्टिविटी बिटवीन द स्टेटेड सम एंड द प्रोबेबल लॉस। प्रोबेबल लॉस और जो रकम अंदर तय की गई है पेनल्टी, मान लीजिए पेनल्टी की रकम 50,000 तय की गई हो और ब्रीच हुआ और नुकसान कैलकुलेट किया गया तो 20,000 का नुकसान हो रहा है, यानी पेनल्टी की रकम ज्यादा आ रही है, एक तरीके से ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो इसका और उसका कोई रिलेशन है ही नहीं, उसके बीच में कोई नियर रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो नियरेस्ट कॉज, वो उसका बेस ही नहीं है। वो ऐसे ही आर्बिट्री रकम, आर्बिट्री फिगर फिगर है, अमाउंट है, लमसम रकम ऐसे पेनल्टी के डिसाइड करके रख दी है, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे, बस पनिशमेंट देने का लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है पेनल्टी में। प्रपोर्शन द सम ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज इज रीजनेबली प्रपोर्शनेट विद द प्रोबेबल लॉस। प्रपोर्शन में रकम होती है, जो रकम अंदर तय की गई है उसके प्रपोर्शन में ही प्रोबेबल लॉस, दोनों के साथ मैंने कहा वैसे कनेक्टेड है, लेकिन ये उसके प्रपोर्शन में ही होगी। 20,000 का आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस रेडी करके रखा है, कैलकुलेट करके रखा है, और उसी प्रपोर्शन में फ्यूचर लॉस होने की संभावना है। द सम ऑफ पेनल्टी इज प्रोपोर्शनेटली हायर देन द प्रोबेबल लॉस, ये रकम ज्यादा होगी, ये प्रोपोर्शनेट होगी। 20 का 21,000 होगा, 19,000 होगा, 22,000 होगा, आसपास की रकम होगी, जबकि पेनल्टी की रकम ज्यादा होगी प्रोबेबल लॉस से फ्यूचर लॉस। इंग्लिश लॉ क्या कहता है? द होल अमाउंट मेंशन्ड इन इज ऑर्डर्ड टू बी पेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जो जो भी रकम तय की गई है, प्री एस्टिमेटेड लिक्विडेटेड डैमेजेस ब्रीच अगर होता है, तो जो रकम तय की गई वो पूरी की पूरी पे करने का ऑर्डर कोर्ट दे देगी, ऑर्डर ही दे देगी, कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। ओनली अ रीजनेबल अमाउंट विल बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पूरी रकम नहीं मिलेगी, जो रीजनेबल अमाउंट होगा वही कोर्ट देने की बात करेगी। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रकम तय की गई है वो पूरी की पूरी दे देनी है लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस। और पेनल्टी में इंग्लिश लॉ क्या कर रहा है? इंग्लिश लॉ पेनल्टी में वो भी बिलीव नहीं करता है, वो भी रीजनेबल अमाउंट देने की बात करता है। इनलैंड लॉ यानी इंडियन लॉ क्या कहता है, डोमेस्टिक लॉ क्या कहता है? द कोर्ट ऑफ लॉ विल वेरीफाई द एक्चुअल लॉस एंड विल नॉट अलाउ द होल अमाउंट सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडेटेड डैमेजेस में इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि भाई कोर्ट ने कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी रकम होगी दे देनी, पूरी की पूरी जो तय की है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दे देनी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत के अंदर कैलकुलेशन किया जाएगा, ढूंढा जाएगा कि सच में कितना लॉस हो रहा है, और ये जरूरी नहीं कि जो रकम तय की गई वही देनी, कोर्ट डिसाइड करेगा कितनी रकम देनी है।
द कोर्ट पेनल्टी में देखते हैं इंडिया में क्या रूल है। द कोर्ट ऑफ लॉ विल वेरीफाई रीजनेबल सम इन व्यू ऑफ द लॉस द एग्राइड पार्टी में। यहाँ पेनल्टी में ज्यादा बिलीव नहीं करता है, ये इंग्लिश लॉ भी बिलीव नहीं करता है, इंडियन लॉ भी बिलीव नहीं करता है। कैलकुलेशन यहाँ पे भी किया जाएगा कि सच में कितना नुकसान हो रहा है, उसके हिसाब से रीजनेबल अमाउंट दिया जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यूएशन करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीजनेबल अमाउंट, यहाँ पे भी वैल्यूएशन करके रीजनेबल अमाउंट दी जाएगी। तो सेम है यहाँ पे। अब इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। आखिरी पॉइंट, एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद वाई दैट इफ एक्स प्रैक्टिस अ सर्जन as surgeon within Vapi, he will pay rupees 30,000. X practice as a surgeon in Vapi. Y is entitled to such compensation not exceeding rupees 30,000 as liquidated damages. X contracts with Y that if X practice as surgeon within Vapi, he will pay 30,000. अगर दो पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई से और कहता है कि भाई अगर आप सर्जन की प्रैक्टिस वापी के अंदर करेंगे तो मैं आपको 30,000 दूंगा। एक्स प्रैक्टिस एज अ सर्जन इन वापी, एक्स वो काम वहां पे करता है, सर्जन का काम वहां वापी में करता है। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सच कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 30,000 एज लिक्विडेटेड। अगर मान लीजिए एक्स ने वो काम किया है और एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विथ वाई दैट इफ एक्स प्रैक्टिस एज सर्जन विद इन वापी ही विल पे रुपीज 30,000। हाँ जी, तो y को क्या करना पड़ेगा, अगर x ने काम किया है सर्जन का तो y ने क्या करना पड़ेगा, y ने 30,000 देने पड़ेंगे। 30,000 से ज्यादा नहीं देगा, उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाएगा। y की लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको दे। तो वो जो भी रीजनेबल अमाउंट यहाँ है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, यहाँ पे 30,000 है, 30,000 से ज्यादा देने की बात नहीं बन सकती, कोई पेनल्टी नहीं बनेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी की बात ही नहीं है। ठीक है, सिंपल अमाउंट है, जो जो भी रकम देने की बनती है जेन्युइनली लीगली वही है। पेनल्टी का एग्जांपल देते हैं। एक्स बोरोज रुपीज 12,000 फ्रॉम वाई एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ रुपीज 24,000 पेएबल बाय 4 years installments of rupees 6,000 with a stipulation that in default of payment of any installment the whole sum shall become due. एक्स बोरोज रुपीज 12,000 फ्रॉम वाई, एक्स जो है लोन लेता है 12,000 की वाई के पास से और एक बॉन्ड लिख के देता है कि ये जो 12,000 की रकम है उसके अगेंस्ट में 24,000 पे करने हैं 4 साल में और 6,000 के इंस्टॉलमेंट होंगे, यानी सालाना 6,000 रुपये देना है। एक इंस्टॉलमेंट 6,000 का 4 साल तक देना है तो 24,000 रिकवर हो जाएंगे 12,000 के सामने। लेकिन एक एक टेरर क्रिएट किया गया है कि अगर एक भी हफ्ता आप मिस कर गए, दैट स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, यानी एक भी इंस्टॉलमेंट पे करने में आपने डिफॉल्ट किया, होल सम शैल बिकम ड्यू, यानी फिर आपने मान लीजिए पहला ही हफ्ता मिस कर दिया तो एक साथ आपको 24,000 दे देने पड़ेगा। तो दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, यहाँ पे एक टेरर क्रिएट कर दिया गया है, यानी आप 6,000 का हफ्ता भरेंगे ही भरेंगे। अगर आपने 6,000 का हफ्ता मिस कर दिया तो आपको पूरी रकम दे देनी पड़ेगी बाद में। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक तरीके से टेरर क्रिएट किया गया है, एक खौफ क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से आप ब्रीच ना करें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये उसके पीछे का इंटेंशन रीजन।